नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी एस ट्रेडिंग। जैसे कि आपको पता है मैंने डेरिवेटिव मार्केट की सीरीज चालू की हुई है, तो आज जो पार्ट रहेगा वो थर्ड पार्ट रहेगा डेरिवेटिव मार्केट के अंदर का। उसमें हम आज देखेंगे डेरिवेटिव के अंदर ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन पे जाने से पहले अगर आपने मेरे पहले वाले दोनों वीडियो अगर नहीं देखे रहेंगे तो वो पहले जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्योंकि जब तक आप पहले से प्रोसेस से नहीं देखोगे, फर्स्ट ABCD से नहीं देखोगे चीज़ों को, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें। तो पहले जाके वो वीडियो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम चालू करते हैं पुट ऑप्शन पे। सो पुट ऑप्शन ये डेरिवेटिव मार्केट का सेकंड पार्ट, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो ना, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था, तो ये अपना सेपरेट वीडियो जो रहेगा पुट ऑप्शन बराबर समझाऊंगा आपको। समझना है कैसा रहता है। मेरा एक एम है कि भाई आप समझोगे सीखोगे तभी मार्केट के अंदर टिक पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ले या कहीं पर भी घुस गए कोई मतलब नहीं बनता है। चीज़ को पहले समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद भी आगे कोई प्रोसेस बनती है। ठीक है, बिना कोई सीखे कोई समझे कुछ समझ में नहीं आती कोई चीज़ें। सो पुट ऑप्शन की अगर हम डेफिनेशन में जाए तो डेफिनेशन हमें यह बोलती है कि सेलर बायर वाले को एक राइट देता है। सेलर जो सेल कर रहा है, बराबर, इसे राइटर भी बोलते हैं हम लोग, बराबर ना। ऑप्शन राइटर बायर वाले को क्या कर रहा है, राइट दे रहा है। ऑप्शन बायर को क्या दे रहा है, वो राइट दे रहा है टू सेल नॉट अ ऑब्लिगेशन। मतलब कि वो सेल कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, उसकी मर्जी है, वो कर भी सके या फिर ना भी कर सके। स्टॉक और अंडरलाइन असेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस बाय अ प्री स्पेसिफाइड डेट। बराबर है, जिस प्राइस में वो चाहिए और जिस डेट पे उसे चाहिए, प्राइस और डेट, समय एक तय हुआ रहता है, उस हिसाब से आपको ये डेफिनेशन समझा रही है। लेकिन मुझे पता है खाली डेफिनेशन के हिसाब से तो आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीज़, तो एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ एग्जाम्पल पे। अभी एग्जाम्पल ये है कि भाई सपोज करो पुट ऑप्शन, अभी जैसे कि हमें कॉल ऑप्शन लेते हो, जब मैंने कॉल ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि हम क्या दे रहे, टोकन दे रहे, एडवांस दे रहे, प्रीमियम दे रहे, बराबर। पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में हम खाली सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं, बराबर। अब और ये पार्ट कैसा रहता है, हेजिंग का पार्ट रहता है। जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक को बाय करता है, लेकिन कल मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है या फिर कोई न्यूज़ आने वाली है, कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो बंदा क्या करता है, अपनी हेजिंग, अपना जो स्टॉक है, जो मुद्दल लगी हुई है मार्केट के अंदर, उसको हेज करने के लिए वो क्या करता है, पुट ऑप्शन बाय करके छोड़ देता है। मतलब उसको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू जाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर बंदे का कोई ना कोई एक इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है या फिर लाइफ इंश्योरेंस रहता है। हम हेल्थ इंश्योरेंस पे आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, बराबर। अब प्रीमियम किस चीज़ को पे किया जाता है, प्रीमियम उस चीज़ को बोला जाता है जिसकी कोई एक्सपायरी रहती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की भी एक एक्सपायरी रहती है। अभी वो ईयरली रहे या फिर 2 ईयर रहे या फिर 3 ईयर रहे, मतलब आपको तो ईयरली बेसिस पे आपको पेमेंट करना पड़ता है, मतलब प्रीमियम पे करना पड़ता है। अभी जैसे कि किसी बंदे की 5 लाख की पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी का 10 लाख का है, किसी का 20 लाख का है, किसी का 25 लाख का है, जो भी XYZ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि भाई एक बंदे का, मेरा ही पकड़ लो कि मेरा एक इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है 10 लाख रुपीज़, बराबर। 10 लाख रुपीज़ का मेरे पास में मेरा एक इंश्योरेंस है, ओके। इसका प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, ये जो है वो 10 लाख का है, इसका मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ ईयरली बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज़, बराबर। ये मेरा प्रीमियम है, ओके। और ये मेरी वैल्यूड है, इंश्योर्ड, बराबर। इतना मेरा इंश्योरेंस। एक्सपायरी कितने साल की है, तो 1 ईयर की मेरी, 1 ईयर के लिए रहेगा ये एक्सपायरी, बराबर। ये मेरा 1 ईयर के लिए एक्सपायरी रहेगा, ओके। सो 10 लाख का मेरा इंश्योरेंस है, 15,000 में प्रीमियम पे कर रहा हूँ। कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए। 1 साल तक मैं, एक बार मैंने 15,000 पे कियर दिया तो मेरा इंश्योरेंस में कवर कितने रुपए का मिलेगा, तो मुझे 10 लाख रुपीज़ का कवर मिलेगा। उसके अंदर मेरे को 2.5 लाख रुपए का, अगर मैं सपोज करो कि कहीं मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ, अनहोनी कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है, बराबर। तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में हमें कुछ पता तो रहता नहीं है, जैसे ही ICU में डाल दिया, उसके बाद में बिल बनाना चालू हो गया,
कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अभी तो एक्सपेंसेस भी इतने हॉस्पिटल के कि कुछ सीमा नहीं है, बराबर। तो जितना भी बड़ा इंश्योरेंस रहेगा वो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए अच्छा रहता है। तो मैंने 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो सपोज़ करो कि मेरा 2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया, मतलब कि मेरा जो मेडिकल हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ, एडमिट से डिस्चार्ज तक मेरा टोटल खर्चा बन रहा है 2.5 लाख रुपया। ओके, 2,50,000 रुपीज़ मेरा खर्चा बन रहा है। मेरा क्लेम कितना है इंश्योरेंस का? 10 लाख रुपीज़ का। मतलब मैं 10 लाख तक अगर मेरा खर्चा भी रहता तो भी मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा का पूरा पेमेंट देती। कितने तक? 10 लाख तक। अगर 10 लाख के ऊपर रहता तो मुझे ऊपर का पैसा पेमेंट करना पड़ता था मेरे खुद के जेब से। लेकिन यहाँ पे मेरा खाली 2.5 लाख का ही खर्चा हुआ है, यहाँ पे मेरा खाली 2.5 लाख का ही खर्चा हुआ है। तो मैं वो 2.5 लाख कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ विद इन अ ईयर। मतलब कि अगर ये ईयर में मेरा हुआ है कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह, तो मैं 2.5 लाख का खर्चा, मेरा 2.5 लाख अगर खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में, तो मैं 2.5 लाख क्लेम कर सकता हूँ। प्रीमियम कितना पे किया था? 15,000 रुपीज़ का, बराबर, 15,000 का। अगर सपोज करो मेरा खर्चा 5 लाख का हो गया तो कंपनी से मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये मेरे को राइट है, कोई जरूरत नहीं है कि मैं करूँ ही। अभी सपोज करो कि भाई 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तो 10,000 रुपये के लिए मैं क्लेम करने के लिए नहीं जाऊंगा, इतनी मजाकमारी कौन करता बैठेगा, बराबर ना। तो जरूरी नहीं है कि मेरे को करना ही है क्लेम। अगर मुझे लग रहा है कि भाई वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ही मैं क्लेम करूंगा, ये मेरा हक है, बराबर। कोई जरूरत नहीं है कि मेरे को करना ही है, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है। इसलिए बोला हुआ है यहाँ पे कि नॉट ऑब्लिगेशन। अगर मैं 5,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ है, अभी नॉर्मली जैसे कि मेरे को एडमिट हुआ ही नहीं, मैं नॉर्मली मेरे को खरोच आई है, तो उसके लिए मैं क्लेम नहीं कर सकता ना, उसके लिए कोई क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। और एक 1 आवर 24 आवर के लिए अगर मेरे को एडमिट किया हुआ है तो उसके लिए भी कोई क्लेम करने की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उतना कोई खर्चा होने वाला है नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा अगर हो जाए, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो ही मैं क्लेम करूंगा। कि अभी सपोज करो कि मुझे 5 लाख का खर्चा हुआ है, तो मैं 5 लाख रुपीज़ का कंपनी को क्लेम करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें मुझे फायदा कितना हुआ? मैंने प्रीमियम कितना पे किया था? प्रीमियम मैंने 15,000 का पे किया था, बराबर है। 5 लाख का खर्चा हुआ तो कंपनी ने मुझे क्या किया? 5 लाख रुपए मुझे पे कर दिया, बराबर। तो टोटल फायदा मुझे कितना यहाँ पे मिला? मतलब 15,000 रुपये प्रीमियम में से चले गए, 5 लाख में से 15,000 रुपये चला गया, तो कितना हो गया? 4,85,000 रुपीज़ का मेरे को यहाँ पे क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। अगर मेरे पास में क्लेम नहीं होता तो मुझे क्या होता? ये पूरा का पूरा लॉस होता। लेकिन मैं खाली 15,000 रुपये में मेरा इतना बड़ा काम हो गया। ये बना आपका पहला सिनेरियो। ओके, ये बना, क्या बना? आपका पहला सिनेरियो बना। अभी यहाँ पे सेकंड सिनेरियो भी बन सकता है कि भाई मुझे पूरे साल भर में कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अगर पूरे साल भर में कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? मैंने प्रीमियम जो पे किया था वो मेरा लॉस है। मतलब क्या हुआ? मेरा लिमिटेड लॉस है। 15,000 रुपया जो हो गया, अगर मेरे को कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, मुझे पूरे साल भर में कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कुछ बीमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने जो 15,000 रुपये जो पे किया था, जो प्रीमियम पे किया था, वो रिफंडेबल नहीं रहता है। प्रीमियम जो पे किया था वो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मतलब मेरा लिमिटेड लॉस होगा। मतलब ये अगर मेरा को कुछ हुआ ही नहीं है तो 15,000 रुपया मेरा चला जाएगा, ये मेरा लॉस हो जाएगा, बराबर ना। तो मेरे को टोटल अमाउंट जो रहेगी वो लॉस कितना हुआ? 15,000 रुपीज़ का मेरा लॉस हुआ। मतलब रिस्क कितनी बनी आपकी? रिस्क आपकी 15,000 रुपीज़ की बनी। मतलब लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट, इस तरह से ये कंसेप्ट समझा जाता है। मतलब अगर मेरे को एक्सीडेंट हुआ रहता तो 15,000 के मुकाबले मुझे कितना मिलता? 485,000 रुपीज़ का क्लेम मिलता। वो तो मेरे को उतना खर्चा हुआ, लेकिन अगर 10 लाख का भी होता तो भी मुझे कंपनी 10 लाख रुपए पे करती, और ये मेरा हक था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही प्रीमियम पे कर दिया था मैंने 15,000 रुपीज़ का, बराबर। तो इस जगह पे अगर मेरा जो लेवल है कि भाई जो 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है 15,000, अभी इसको क्या बोलेंगे? जो हम पे करते स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, ये मेरा क्या हो गया? प्रीमियम हो गया, बराबर। 1 ईयर ये मेरा क्या होगी? एक्सपायरी होगी। जैसे कि ऑप्शन और फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वही चीज है। ये भी इंश्योरेंस कंपनी में और ऑप्शन बायर में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उसमें 1 साल की एक्सपायरी, ये मेरी एक्सपायरी होगी। ये मेरा क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। और 10 लाख रुपीज ये क्या हो गया? मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया। इंश्योरेंस 10 लाख था तो ये मेरा क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस हो गई, बराबर। स्ट्राइक प्राइस हो गई, क्लियर। ये मेरी स्ट्राइक प्राइस होगी। और करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या हुआ? मतलब मैंने क्लेम कितना किया था? 5 लाख रुपीज के आसपास, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 485 को तो माइनस करके चला जाएगा, तो 5 लाख रुपीज ये मेरा जो बना है, ये मेरा क्या हुआ? करंट मार्केट प्राइस, CMP, बराबर। करंट मार्केट प्राइस ये आपका बन जाएगा। तो एज पर स्टॉक मार्केट यहाँ पे मैंने आपको एक
अच्छे से एग्जाम्पल को समझा दिया है। ये करंट मार्केट प्राइस हो गई, जितना मैं क्लेम कर रहा हूँ इतना मेरा खर्चा हुआ है, होना तो इतना तक मैं ले सकता था लेकिन मेरे को उतना ही हुआ है, तो ये मेरा करंट मार्केट प्राइस हो गया। मैंने प्रीमियम कितना पे किया था 15,000, तो ये मेरा 15,000 का प्रीमियम हो गया। और ये मेरा इंश्योरेंस था, ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है बराबर है, तो स्ट्राइक प्राइस था मुझे पता था कि भाई मेरा 10 लाख तक भी खर्चा हो सकता है, लेकिन उतना हुआ नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। तो ये मेरा क्या बन गई स्ट्राइक प्राइस, मतलब मैंने 10,000 का स्ट्राइक प्राइस का 15,000 रुपये प्रीमियम चल रहा था उस वक्त, मैंने 1 साल के लिए उसका एक्सपायरी वाला मैंने ऑप्शन बाय किया था इनडायरेक्टली। समझ में आई बात को? क्लियर है? अभी मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल के साथ में अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं अभी आपको स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है XYZ, जैसे कि एक बैंक का स्टॉक ले लेते हैं हम, जैसे कि सपोज करो मैंने लिया ICICI बैंक, बराबर? ICICI बैंक मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है? अभी ICICI बैंक में मेरी एक होल्डिंग है, ICICI बैंक के अंदर मेरी एक होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है, 10 लाख की हो सकती है, 15 लाख की हो सकती है, 20 लाख की हो सकती है, मेरी इसके अंदर एक होल्डिंग है। करेक्ट है? ये मेरी एक होल्डिंग है ICICI बैंक के अंदर। ओके, अभी जैसे कि सपोज करो कि RBI गवर्नर की कोई मीटिंग आने वाली है, या फिर बजट आने वाला है, या फिर कोई इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, बराबर? मतलब क्या होने वाला है उस वक्त मार्केट के अंदर, IV बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, डेटा आने वाला है, इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अभी ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट के अंदर जो न्यूज़ जो आने वाली है, जो डेटा जो आने वाला है, वो निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों चीज़ें। लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा हमें पता है क्या? एग्जैक्ट क्या आएगा वो किसी को पता नहीं है, तो फिर हम रिस्क क्यों ले? जैसे कि मैंने जो इंश्योरेंस का जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि मुझे मेरी गारंटी नहीं है ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं मरूंगा जिंदा रहूंगा, मुझे कोई गारंटी नहीं, मैं गिरूंगा, मुझे कोई गारंटी थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन मैंने प्रीमियम पे करके मैंने क्या किया, एक रिस्क ली कि भाई नहीं, कुछ भी हो सकता है, इतनी रिस्क क्यों लेनी है, थोड़ा बहुत पैसा भरूंगा तो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, उस पर मेरा पूरा का पूरा खर्चा निकाल सकता हूं कि कुछ भी हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, तो वही चीज है कि भाई मैंने ICICI बैंक की होल्डिंग ली हुई है, कल न्यूज आने वाली है, कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता है क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, मुझे कोई पता नहीं है, कुछ चीजें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैं रिस्क क्यों लूं? रिस्क क्यों लूं? तो अगर मेरे को रिस्क नहीं लेनी है उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, ICICI बैंक को मैं हेज कर लूंगा, बराबर? ICICI बैंक को मैं कैसे करूंगा, हेज कर लूंगा। कैसे हेज करूंगा? पुट के सहारे, बराबर? जैसे मैंने बोला पुट के सहारे। अभी जैसे कि मैंने ICICI बैंक, सपोज करो ICICI बैंक 900 रुपया चल रहा है, 900 रुपया करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि भाई ICICI बैंक अगर निगेटिव न्यूज आ गई तो वो नीचे भी गिर सकता है। अगर ICICI बैंक में निगेटिव न्यूज अगर आ जाती है तो नीचे भी वो गिर सकता है 800 के आसपास, बराबर? 800 के आसपास वो नीचे भी जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ICICI बैंक का 800 रुपए वाला पुट को बाय कर लूंगा, ICICI बैंक वाले 800 का पुट मैं बाय कर लूंगा। अभी जैसे कि कल आने वाली तो मैं मंथली एक्सपायरी लूंगा, तो करंट एक्सपायरी जो भी रहेंगी, जैसे कि सपोज करो अभी मैं दिसंबर में ये वाले अभी आज बना रहा हूं वीडियो, तो मैं दिसंबर ही पकड़ लेता हूं, ये दिसंबर एक्सपायरी हो गई 2022, बराबर? दिसंबर 2022 की एक्सपायरी में ले रहा हूं, 800 का पुट बाय कर रहा हूं दिसंबर 2022 का, ठीक है? अभी नीचे आ सकता है, ये मैंने खाली कंसीडर किया क्योंकि न्यूज निगेटिव आ सकती है ना, पूछ के तो आने वाली है नहीं है, तो वो नीचे आ सकता है। तो मैंने क्या किया, 800 रुपए का पुट बाय कर लिया, और इसका प्रीमियम था 5 रुपीज का, बराबर? 5 रुपीज का इसका एक प्रीमियम था, 5 रुपए मैंने प्रीमियम दे दिए। अभी मैं आराम से रिलैक्स होके होल्डिंग को होल्ड कर सकता हूं, अभी भले वो पॉजिटिव आए या फिर निगेटिव आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर? अगर सपोज करो कि मार्केट में सच में जो मैंने सोचा था वो मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट से जो सच में मैंने सोचा था कि वो मार्केट नीचे गिर गया, तो मेरा क्या होगा, ये जो मैंने पुट बाय किया था, अगर 100 रुपीज मार्केट नीचे चला जाता है तो ये मेरा कम से कम डबल, ट्रिपल, चौबल होने वाला ही है, मतलब कि अनलिमिटेड प्रॉफिट इसके अंदर बनेगा, अच्छा खासा ऊपर जाने वाला ही है। तो यहां पे जो मेरा ICICI बैंक में जो होल्डिंग थी, जितना उसमें लॉस होने वाला है
जितना आईसीआईसीआई बैंक में जो मेरा जो लॉस होने वाला है वो मेरा कवर कहाँ पे कर देगा, वो यहाँ पे मेरा वो कवर कर देगा पुट साइड में प्रॉफिट होके, बराबर। मतलब क्या हो गया, मेरा पूरी की पूरी पोजीशन हेज हो गई, मेरी पूरी की पूरी पोजीशन क्या हो गई, हेज हो गई। मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, ये वाला मेरा सिनेरियो इस जगह पे बन जाएगा। करेक्ट है, नो लॉस नो प्रॉफिट। मेरे को खाली कितना हुआ, मेरे को खाली ये 5 रुपए का प्रीमियम देना पड़ा, तो मेरे को पूरी की पूरी चीज को हेज करने के लिए वो मेरा खाली एक्सपेंसेस है, वो मेरे को मैं पे कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली, लेकिन मेरी पूरी की पूरी जो लॉस होने वाली थी उससे मुझे बचा दिया ना उसने। जैसे मैंने वो इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से ये भी है। करेक्ट है। अभी सपोज करो बाय चांस आईसीआईसीआई बैंक नीचे आता ही नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक नीचे आता ही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर चला जाता है। अगर 900 से ये 1000 रुपया हो गया तो मैक्सिमम मेरी रिस्क कितनी होगी, लॉस कितना होगा, ये 5 रुपीज का ही लॉस हुआ ना। मैक्सिमम मेरा लॉस जो हुआ, ये लॉस मेरा सिर्फ 5 रुपए का ही हो रहा है। करेक्ट है। लेकिन यहां से तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन मेरी रिस्क कितनी हुई, खाली लिमिटेड हुई। 5 रुपए का खाली मेरा रिस्क बना, लॉस बना, जो मैंने प्रीमियम दिया था वो रिफंड नहीं होने वाला है। करेक्ट है। और अगर मेरे को लग रहा है तो मैं आधे रास्ते में उसको निकाल सकता हूँ कि भाई अभी आईसीआईसीआई बैंक ऊपर ही जाने वाला है, पॉजिटिव न्यूज आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 0 तक कोई वेट नहीं करने वाला, मैं पहले ही निकल जाता हूँ। जब मुझे लग रहा है कि भाई पॉजिटिव न्यूज आई है, मैंने हेज क्यों किया था, मैंने हेज इसलिए किया था कि मुझे पता नहीं है न्यूज के बारे में, लेकिन अभी मेरे को पता चल गया कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये न्यूज पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 0 तक थोड़ी होल्ड करूंगा, मैं 2 रुपए 3 रुपए में निकाल दूंगा, खत्म बात। तो मेरी रिस्क कितनी हुई, मेरी रिस्क जो रही वो लिमिटेड बनी, बराबर। मेरी रिस्क जो बनी वो लिमिटेड बनी। करेक्ट है। और प्रॉफिट जो बना वो मेरा अनलिमिटेड बना। करेक्ट है। सो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होंगी। करेक्ट है। समझ में आई आपको चीज को। सो होप कि आपको ये एग्जाम्पल और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं चौथे पार्ट के लिए।